स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का स्पेस टेक्नोलॉजी के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे उस सेगमेंट की जिसके बारे में मैंने आपको और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे से पढ़ाया था मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया में। तो चूंकि जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही क्रम जो है दोबारा लागू करेंगे, लेकिन यहाँ में जो इम्पॉर्टेंट और जो रेलेवेंट चीज है उससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में और कौन कौन से सेगमेंट हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिन पर इसरो काम कर रहा है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसरो की तो हमको पता चलता है कि इसरो की स्टैब्लिशमेंट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसरो की स्टैब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1969 की डेट आपने भी पढ़ी होगी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसरो इस पर्टिकुलर डेट से पहले से काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जी हाँ कर रहा है। लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, याद रखिएगा, वो काम कर रहा है एक कमेटी के रूप में जिसका नाम है इनकोस्पार। तो इनकोस्पार जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1962 में। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ये इसरो का पुराना नाम था या पूर्व नाम था। इस कमेटी को बनाने में हेल्प करी थी उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, निश्चित रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कदम दर कदम इस सेगमेंट को बनाने में मदद की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया कहते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए जो कमेटी बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका नाम है इनकोस्पार, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करना स्टार्ट की थी। 1962 में इनकोस्पार बना था, तो ये आपको याद रखना है, परमाणु ऊर्जा विभाग, जो वर्ष 1954 में बना था परमाणविक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, इसी को जवाबदारी दी गई 1962 में कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है इनकोस्पार, उसके कार्यों पर भी नजर रखनी है। तो आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है कि इनकोस्पार, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, इसरो का शुरुआती नाम यही है, तो इसरो ने और इस समिति ने किस विभाग या किस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करना स्टार्ट किया था। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर में इस कमेटी ने काम करना स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। और ये विभाग कब बना था, साल 1954 में। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इनकोस्पार जो 1962 में बना था, 15 अगस्त 1969, 7 सालों बाद समिति का पुनर्गठन कर दिया, मतलब पुराने मेंबरान को निकाल दिया, नए एनर्जेटिक यंग लोगों को शामिल किया। तो इस तरह से 7 साल बाद इनकोस्पार एक नए रूप में हमारे सामने आया, जिसको कहते हैं इसरो, भारतीय राष्ट्रीय, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसरो का उद्देश्य क्या है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस लेक्चर को देखने के पहले आप एक बार मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया में इसरो और उसके 6 सेंटर पहले देख लेना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उधर मैंने पूरा बहुत अच्छे से डिटेल किया। यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बात करेंगे। तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये मोटिव है इसरो का, ये दिया था डॉक्टर सीवी रमन ने। डॉक्टर सीवी रमन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसरो का मोटिव समझाया था, जबकि सीवी रमन का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक इसरो से, बल्कि वो तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित, याद रखिएगा, रमन प्रभाव के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसरो का मोटिव स्टेटमेंट उन्हीं के द्वारा दिया गया था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मानव जाति की सेवा में। तो यहाँ मानव जाति की सेवा से मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक विकास निश्चित रूप में इसरो की मदद से संभव है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस चीज का पुनर्गठन हुआ तो इसरो बना, तो नो डाउट अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि वास्तविकता में इसरो का पुराना नाम इनकोस्पार ही है। और इनकोस्पार ने सबसे पहले किस विभाग के अंडर में काम करना स्टार्ट किया था, परमाणु ऊर्जा विभाग। लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग ने इनकोस्पार के नियंत्रण की जवाबदारी एक संगठन को दे दी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दी थी, जिसका नाम है TIFR,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, और पूछा जाने की संभावना बड़ी प्रबल है, कि इसरो ने किस विभाग के अंडर में शुरुआत में काम करना स्टार्ट किया है, आप खुद देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग, जो कब बना था, साल 1954 में। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो संगठन में है जो इसरो और इनकोस्पार के कार्यों की शुरुआत में निगरानी करती थी। लेकिन साल 1972 में कुछ ऐसा हुआ कि अंतरिक्ष आयोग बना, अंतरिक्ष आयोग के बाद अंतरिक्ष विभाग बना, और फिर अंतरिक्ष विभाग को अंतरिक्ष आयोग के अंडर में 1972 से ला दिया गया। तो तब से इसरो जो है अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग के अंडर में काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले परमाणु ऊर्जा विभाग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के दिशा निर्देशन में इसरो काम कर रहा था। कहने का मतलब है कि चीजें बहुत बेसिक हैं। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड किए होंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब चलते हैं, इसरो जो भी फंक्शन करता है वो अपने 6 मेजर सेंटर की हेल्प से करता है। तो अब मैं जो 6 मेजर सेंटर हैं उनके बारे में सिर्फ आपको बताऊंगा, उनसे संबंधित पॉइंट बताऊंगा, हेड ऑफिस कहाँ है बताऊंगा, और आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसरो का सबसे पहला सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर या इसरो उपग्रह केंद्र। तो इसरो उपग्रह केंद्र जो है, याद रखिए, इसका हेड ऑफिस वही है जहां पर किसका हेड ऑफिस है, इसरो का हेड ऑफिस है। इसरो सैटेलाइट सेंटर का हेड ऑफिस वही है जहां इसरो का हेड ऑफिस है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आज के समय पे इसरो उपग्रह सेंटर का नाम बदल दिया गया है, उडुपी रामचंद्र राव सेंटर कर दिया गया है। आप बोलेंगे सर ये उडुपी रामचंद्र राव कौन है? उडुपी रामचंद्र राव वो व्यक्ति हैं जिनके कारण इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च हो पाया 1975 में। क्योंकि जो चीज 1975 में हुई है कि रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अपना प्रक्षेपण यान दिया इंटरकॉस्मोस 3M, अपनी लॉन्च साइट दी या लॉन्च पैड दिया कापुस्तिलियार लॉन्चिंग सेंटर। ये दोनों के दोनों चीजें इंडिया को मिली आर्यभट्टा के लॉन्चिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 1972 में। उडुपी रामचंद्र राव ने यूएसएसआर से एक ट्रीटी की थी उस वजह से। मतलब यदि इंडिया यूएसएसआर के बीच में ट्रीटी नहीं होती तो कभी भी इंडिया अपना फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च नहीं कर पाती। मतलब आर्यभट्टा की लॉन्चिंग में उडुपी रामचंद्र राव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के ये इसरो के चेयरमैन भी बनते हैं और इन्हीं के दिशा निर्देशन में बहुत सारे सैटेलाइट जो हैं वो बनाए गए हैं। जैसे बहुत सारे सैटेलाइटों का मतलब आप इनसैट सीरीज के सैटेलाइट, जीसैट सीरीज के सैटेलाइट जिसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, है ना, आर्यभट्टा की बात कर लें, रोहिणी की बात कर लें, स्रॉस की बात कर लें, कार्टोसैट, जीसैट, जितनी भी आप सैटेलाइट नाम जानते हैं, मैं तो ले भी नहीं पा रहा हूँ, ये सब के सब इसी सेंटर में बने हैं। याद रहेगा ये चीज। तो अब इसका नाम उडुपी रामचंद्र राव सेंटर कर दिया गया है। सर हेड ऑफिस कहाँ पर इसका? बेंगलुरु में। अब इसके बाद जब हम चलते हैं आगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ध्यान से सुनेगा, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? केरला के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा गांव में। क्या होता है यहाँ? ध्यान से सुनेगा, जितने भी टाइप के रॉकेट हैं, मैंने बताया था रॉकेट के 2 टाइप होते हैं, साउंडिंग रॉकेट, लॉन्चिंग रॉकेट, वो दोनों के दोनों रॉकेट यहीं बनते हैं। दोनों रॉकेट यहीं बनते हैं, मतलब सभी प्रकार के रॉकेट यहीं बनते हैं। लेकिन जो पहला टाइप है रॉकेट का, साउंडिंग रॉकेट, जो वायुमंडल के अध्ययन के लिए छोड़ा जाता है, उसको हम VSSC से ही लॉन्च करते हैं। मतलब साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च पैड TRLS है, और लॉन्चिंग रॉकेट का, प्रक्षेपण यान का लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। याद रहेगा ये चीज। तो सभी प्रकार के रॉकेटों को यहीं बनाया जाता है। जैसे SLV यहीं बना, ASLV यहीं बना, PSLV यहीं बना, GSLV यहीं बना। सबसे काम की चीज, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सबसे पहले इसे बनाया था 1962 में, बनाना स्टार्ट कर दिया था। नाम दिया था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। लेकिन साल 1971 में विक्रम साराभाई की डेथ के बाद साल 1972 में इसका नया नाम हो गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। मतलब कहने का यह है कि आईसैक में सैटेलाइट बनते हैं,
और VSSC में सभी प्रकार के रॉकेट बनते हैं। याद रहेंगी चीजें। अच्छा, अब यदि मैं बात करूं कि रॉकेट के जो दो प्रकार होते हैं, साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। तो जो लॉन्चिंग रॉकेट होते हैं वो इस सेंटर से छोड़े जाते हैं। किस सेंटर से छोड़े जाते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़े जाते हैं। इस सेंटर का शुरुआत में नाम जो था श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज या श्रीहरिकोटा रेंज हुआ करता था। HDSC का शुरुआत में नाम सार होता था। कहाँ हेड ऑफिस है उसका? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जो कि एक आइलैंड है। यहीं पर दरअसल में एक सेंटर बनाया है जो कि लॉन्च पैड है इसरो का। यहीं से प्रमोचक यानों को या प्रक्षेपण यानों को सैटेलाइट के साथ में अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित करने के लिए छोड़ते हैं। मतलब इसरो ने आज तक जितने भी सैटेलाइट छोड़े हैं किसी न किसी रॉकेट की मदद से छोड़ा होगा, तो वो रॉकेट और वो सैटेलाइट इसी जगह से छोड़े जाते हैं। मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो की जो उपलब्धियां हैं उनमें हर एक उपलब्धि का जो गवाह है कहीं न कहीं SDSC है। क्योंकि रॉकेट या सैटेलाइट आप इनकी इस साइट इस प्लेस की मदद के बिना तो छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसरो का तीसरा सेंटर कौन सा हो गया? SDSC, लॉन्चिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भविष्य में इसरो जो भी मिशन करने वाला है, जैसे आदित्य L1 करने वाला है, चंद्रयान 3 करने वाले हैं, शुक्र 1 मिशन करने वाले हैं, है ना? तो जितने भी भविष्यगत मिशन किए जाते हैं उन भविष्यगत मिशनों की प्लानिंग कहाँ होती है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे गगनयान हम करने वाले हैं 2023 में, है ना? इसी साल हम गगनयान को करेंगे, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, साथ में एक रोबोट जाएगा। सबसे भारी प्रक्षेपण यान इस प्रक्रिया में सहयोगी होगा जिसका नाम है GSLV मार्क थर्ड। तो ये GSLV मार्क थर्ड गगनयान में लिया जाएगा, 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, है ना? ये सब प्लानिंग कहाँ हुई? तो जी हाँ, ये सब प्लानिंग होती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में, मतलब सैक में। कहाँ पर है ये सैक? तो अहमदाबाद गुजरात में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यदि इसके बाद मैं बात करूं अगले सेंटर की, जो इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, LPSC। अब ये LPSC क्या है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, हिंदी में बोलते हैं तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तो तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र जो है, याद रखिएगा, इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? 3 जगह पर इसका हेड ऑफिस है। एक तो बेंगलुरु में भी है ना? एक तो तमिलनाडु में भी है, सॉरी बेंगलुरु में भी है, फिर तिरुवनंतपुरम में भी है, और फिर इसके बाद है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, मतलब तमिलनाडु। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ये 3 जगह हेड ऑफिस क्यों है? क्योंकि इसरो की ये वो साइट है जहां पर रॉकेटों के अंदर हम द्रव प्रणोदक, ठोस प्रणोदक, है ना, क्रायोजेनिक ईंधन भरते हैं। तो जितने भी प्रकार के ईंधन होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रणोदक होते हैं, वो सब इसी सेंटर की हेल्प से बनाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आधुनिक प्रक्षेपण यान जिसको हम GSLV कहते हैं, और GSLV का जो तीसरा चेंबर होता है, तो GSLV के तीसरे चेंबर में हम क्या डालते हैं? याद करिए, क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक फ्यूल। तो क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली इसरो की एकमात्र संस्था लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है। मतलब LPSC की जो रियल वैल्यू है, LPSC का जो रियल में वेटेज है, वो किस वजह से है? LPSC के कारण है। मतलब क्रायोजेनिक इंजन यहीं पर बनते हैं। अब इस तरह से चलते हैं, इसरो के 6वें और लास्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटर है, नाम है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ये इसरो का प्रमुख 6th नंबर का सेंटर है, मुख्य सेंटर में आता है, और ये हैदराबाद के कंचनबाग में है। और आपको जानकर बहुत ही बड़ी आश्चर्य या आसानी होगी यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज, न केवल भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटों की निगरानी हम यहीं से करते हैं।
मतलब इसरो की जो ये साइट है जिसको हम NRSC कहते हैं, ये भारत सहित विश्व के सभी देशों के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की निगरानी करता है कि वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मान लो कोई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो निश्चित रूप में NRSC जो है संबंधित स्पेस एजेंसी को इस बारे में इत्तला करता है, और फिर वो देश अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, इस तरह से वो काम करता है। तो कहने का मतलब है कि भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और विश्व के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर कंट्रोलिंग कौन करता है? निश्चित रूप में NRSC। तो ये जो चीज हुई, ये इसरो के 6 मुख्य सेंटर हो गए। लेकिन इसरो के 6 मुख्य सेंटर के अलावा जो सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसका हेड ऑफिस जो है कर्नाटक के हासन में है। और सबसे इंपॉर्टेंटली मध्य प्रदेश में भोपाल में भी ये एक इसरो का सेंटर है, हालांकि मेन सेंटर में नहीं आता। जितने भी संचार उपग्रह हैं उनकी निगरानी हासन से होती है, लेकिन कुछ संचार उपग्रह ऐसे हैं जिनकी निगरानी के लिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बनाई गई है। मतलब ये चीज आपको याद रखना है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मूल उद्भव जो है संचार उपग्रहों की कार्यप्रणाली की देखरेख के लिए होता है। अब यदि मैं बात करूं आगे चल के, तो आज का हमारा जो ज्यादातर सेशन है वो इसी चीज पर बेस होगा कि भारतीय अगाध अंतरिक्ष नेटवर्क जैसे इसरो का ये अगला जो हेड ऑफिस है, इसका कार्य क्या है। तो जब इसरो का आप पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि ये एक संस्थान है जो इसरो के मुख्य सेंटर में नहीं आता, लेकिन इस सेंटर की वजह से इसरो को जबरदस्त वाहवाही मिली है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। इनफैक्ट नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा और ये सारी स्पेस एजेंसी जिनको आप जानते हैं, ये इनके बीच में जो इसरो फैमिलियर हो पाया, कहीं ना कहीं इस सेगमेंट का भी बहुत बड़ा उस पर क्या है, हाथ है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या है, सवाल पैदा होगा कि ऐसा क्या है दरअसल में IDSN के पास, ऐसा क्या करता है। ध्यान से सुनिए, जब पृथ्वी को छोड़कर हम किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर जाते हैं जीवन की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, तो निश्चित रूप में IDSN ही दरअसल में उसको लीड करता है। जैसे पृथ्वी को छोड़कर पहली बार सन 2008 में गए हम चंद्रमा पर, दूसरी बार हम गए 2014 में पहुंचे, 13 से मिशन शुरू किया था, मैं मंगलयान की बात कर रहा हूँ, सॉरी मिशन ऑफ मार्स की बात कर रहा हूँ। मिशन ऑफ मार्स मतलब मंगल की बात कर रहा हूँ। फिर 2019 में हमने कौन सा मिशन किया था, याद करिए, तो 2019 में हमने चंद्रयान 2 किया। कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा जी कि जब भी हम इसरो ने जब भी कोई मिशन किया है और पृथ्वी को छोड़कर हम दूसरे किसी ग्रह या उपग्रह के वायुमंडल में जीवन की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गए हैं, मतलब हम सीधा सीधा किस अंतरिक्ष में गए हैं, अगाध अंतरिक्ष में गए हैं। और अगाध अंतरिक्ष में जाकर हमने ये पता लगाया कि अभी तक जो 3 मिशन हुए हैं उनमें से 2 तो सक्सेसफुल रहे, तीसरा आधा सक्सेसफुल और आधा अनसक्सेसफुल रहा। मतलब लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस जो है अभी निर्मित नहीं है। हमने ये चीज देखा, सिर्फ और सिर्फ ये माधवन नायर के प्रयासों का परिणाम था कि हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को तलाश करने निकले हैं, क्योंकि IDSN को उसी व्यक्ति ने बनाया है जो अगाध अंतरिक्ष के पिता हैं, और अगाध अंतरिक्ष के पिता माधवन नायर के प्रयासों से ही आज इसरो बहुत सारे रहस्य जो हैं अगाध अंतरिक्ष के उनको सुलझा पा रहा। सामने आप देख रहे हैं ये भी इसरो का एक मुख्य सेंटर तो नहीं है, सहायक एक सेंटर है, लेकिन स्वायत्त ये एक संगठन है। मतलब स्वायत्त ये एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जो सीधे सीधे स्पेस डिपार्टमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट बताती है और वहां से पूरा इंफ्रा जुटा लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो है, याद रखिएगा, इसका जो हेड ऑफिस है, ये कहाँ पर है हेड ऑफिस इसका हेड ऑफिस है तिरुपति गंडकी। और भारत के और स्पेशली पृथ्वी के
जैसे हम लोग तो पृथ्वी पे भारत में ही कंसीडर होंगे, तो भारत का जो वायुमंडल है उसकी निगरानी करती है, और वायुमंडल में कोई भी ड्रामेटिक यदि चेंज आते हैं तो उस संदर्भ में ये हमको चीजें बतलाती है। मतलब वायुमंडल के संदर्भ में दिशा निर्देश देने वाला ये एकमात्र लेबोरेटरी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसरो से रिलेटेड ये जो मुख्य सेंटर थे, ये जो थे हमने देखे, और जो हमने लास्ट में 2 डिस्कस किए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया को आप देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी और भी चीज़ों की मैंने डेप्थ में उधर डिटेल बताई है। इधर तो मैंने सिर्फ स्पेस टेक में जो सेंटर है उसका मेन फंक्शन है, सिर्फ इस पे फोकस किया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मेन सेगमेंट की। इसरो की उपलब्धियां क्या है, इस संदर्भ में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसरो की उपलब्धियों की बात करते हैं तो सामने आप जो स्क्रीन पर इमेज देखेंगे, ये इमेज न केवल इमेज है बल्कि क्वेश्चनों की ये भरमार है। कैसे, ध्यान से समझिएगा, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहला इसरो की उपलब्धि जो है कि 19 अप्रैल 1975 को एक प्रक्षेपण यान है जिसका नाम है आर्यभट्ट। सही कह रहा हूं क्या? एकदम गलत स्टेटमेंट। आर्यभट्ट कोई प्रक्षेपण यान नहीं है, आर्यभट्ट तो कृत्रिम उपग्रह था भाई, याद रखिएगा। तो आर्यभट्ट जो है वो कृत्रिम उपग्रह था, भारत का पहला, मानव रहित था। सिर्फ अंतरिक्ष का साउंड क्या होता है ये जानने के लिए हमने दरअसल में इसको भेजा था। मजेदार बात यह है कि 1969 में जब यूएसए ने अपना पहला मून मिशन किया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, इन 3 एस्ट्रोनॉट की मदद से, तो ये तीनों के तीनों स्पेस में गए, है ना। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग बना 1969 में। उस समय इसरो बना, 1969 में इसरो भी बना, और उस समय यूएसए ने चंद्रयान 1 मिशन किया था अपना, अपोलो 11, है ना। सही। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को बड़ी दिली तमन्ना थी कि दरअसल में चंद्रमा का साउंड क्या होता है या स्पेस का साउंड क्या होता है वो सुनना चाहते थे। इसी वजह से दरअसल में उन्होंने आर्यभट्टा सैटेलाइट बनाया, और आर्यभट्टा सैटेलाइट बनाया, लेकिन ये दरअसल में किस्मत अच्छी नहीं थी उनकी कि उनकी डेथ जो है लॉन्चिंग से 4 साल पहले ही हो गई 1971 में, और इस तरह से 1975 में, लेकिन उन्होंने आर्यभट्टा बना जरूर दिया था। साइंटिस्टों ने बाद में स्पेस का साउंड भी रिकॉर्ड किया और सुना भी। तो 19 अप्रैल 1975 को हमारे देश में ही तमिलनाडु के पीनिया में आर्यभट्टा, जो 380 किलो का सैटेलाइट था, इंदिरा गांधी जी ने इसका नामकरण किया था, बना। लेकिन उस समय हमने अपने देश से इसको प्रक्षेपित नहीं किया, विदेशी धरती से हमने इसको प्रक्षेपित किया था। लेकिन बहरहाल हमने बनाया सैटेलाइट, विदेशी धरती से भले प्रक्षेपित किया लेकिन उसने काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसरो की दूसरी उपलब्धि में आता है चंद्रयान 1 मिशन। इसको अगाध अंतरिक्ष 1 मिशन भी कहते हैं। दरअसल में जो आप सामने देख रहे हैं डेट 22 अक्टूबर 2008, चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं या चंद्रमा पर परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जीवन की, इसके लिए दरअसल में चंद्रयान 1 मिशन किया गया। और चंद्रयान 1 मिशन में यही चीज क्लियर की गई कि क्या चंद्रमा पर लाइफ है। शुरुआती नमूनों से हमको ये पता चला कि चंद्रमा की सतह पर वाटर के प्रमाण मिले हैं। मतलब चंद्रमा की सतह पर वाटर के प्रमाण मिलने का मतलब ये नहीं था कि चंद्रमा की सतह पर पानी मिला है, ना जी ना। चंद्रमा की जो धूल मिट्टी जो भी खनिज मिले हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिली है, और एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि आज भले चंद्रमा पर लाइफ ना हो, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले चंद्रमा पर जीवन जरूर रहा होगा, क्योंकि आज भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलना इस बात को इशारा करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को तब से हम फॉसिल प्लैनेट या जीवाश्म ग्रह कहने लगे। 5 नवंबर 2013 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं इसे कहूं तो कम नहीं होगी। 2000 के नोट पे आप जिस चीज का फोटो देखते हैं वो मिशन ऑफ मार्स या मंगलयान मिशन का ही दरअसल में वो चित्र है। असल मायने में 5 नवंबर 2013 को क्या किया गया था, याद रखिएगा, PSLV C-25 प्रक्षेपण यान से मंगलयान को भेजा गया था कि मंगल के चारों ओर जीवन है कि नहीं इस बात का पता लगाना है। और इस बात का पता लगाने में नो डाउट इसरो कामयाब भी रहा कि चंद्रमा पर माफी चाहता हूँ, मंगल पर लाइफ नहीं है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ,
15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 प्रक्षेपण यान से 104 सैटेलाइटों को छोड़ा गया। और ये 104 सैटेलाइटों को जो छोड़ा गया है, याद रखिएगा, ये 104 सैटेलाइट जो हैं, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था इसरो के लिए, क्योंकि 96 सैटेलाइट यूएसए के थे, हालांकि सब मिनी माइक्रो। जनरली प्रक्षेपण यान से सैटेलाइट को स्पेस की कक्षा में छोड़ा जाता है तो एक सैटेलाइट को लेकर ही प्रक्षेपण यान जाता था, लेकिन 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 ने छोटे छोटे मिनी माइक्रो सैटेलाइट, जिनका टोटल नंबर होता है 104, लेकर हम गए, उनको अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित भी कराया। तो तभी से ये दरअसल में इसरो के एक माइलस्टोन के रूप में जुड़ गया। लेकिन ये एक विश्व रिकॉर्ड है जो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा। दरअसल में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के जो फाउंडर है उनका नाम है एलन मस्क, और एलन मस्क ही वही व्यक्ति हैं जिनका नाम हम टेस्ला कार बनाने के नाम पे भी जानते हैं। तो जो एलन मस्क है, उनकी जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से अपने साथ 143 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में ले गया। तब से दरअसल में ये 15 फरवरी 2017 का रिकॉर्ड जो है 104 मैक्सिमम सैटेलाइट स्पेस में ले जाने का, इस मामले में अब इसरो सेकंड नंबर पर आ गया है। स्पेस एक्स नंबर 1 है। 143 सैटेलाइट स्पेस एक्स ने अपने लॉन्चिंग रॉकेट फॉल्कन 9 से ले गया है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 1 मिशन हमने किया। चंद्रयान 1 मिशन का पहला पड़ाव ये था, ये एक ऑर्बिटर मिशन था जिसमें चंद्रमा के चारों ओर घूम घूम कर ऑर्बिटर को चक्कर लगाकर उसके सतह की फोटो खींच के इंफॉर्मेशन हमको देनी थी, तो वो चीज ने काम करा। लेकिन दूसरा जो अपैरेटस था चंद्रयान 2 में, लैंडर को लैंड होना था चंद्रमा के साउथ पोल पर, लेकिन बस 2.1 किलोमीटर की दूरी ही बची थी और नहीं लैंड हो पाया लैंडर, जिस वजह से रोवर भी मून के सरफेस पे नहीं चल पाया। और इस तरह से चंद्रयान 2 मिशन आधा सक्सेसफुल और आधा अनसक्सेसफुल में काउंट होता है। तो कहने का मतलब है, ये जो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का भी पॉइंट है, ये मेंस के भी पॉइंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसरो क्या इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो हमको इसी तरह से फॉर्मेट में लिखना है और निश्चित रूप में 1 लाइनर फैक्ट जरूर याद रखने हैं। अब एक काम करते हैं, इसरो ने कुछ जो मिशन किए हैं अगाध अंतरिक्ष के, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरा उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि इसरो की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, तो इसरो की जो उपलब्धियां हैं जो आपके सामने लिखी हैं, ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। सबसे पहले इसरो का ने चंद्रयान 1 जो अगाध अंतरिक्ष का सबसे पहला मिशन था 22 अक्टूबर 2008 में किया। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में किया, देखिए इनमें सिमिलैरिटी है ना, 22-22। और मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को किया। लेकिन याद रखिएगा 2014 को वो मंगल की कक्षा में पहुंचकर और इंफॉर्मेशन देने लगा था। तो कई बार यदि कोई 2014 लिख दे तो आप ये समझना कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 2013 को, लेकिन मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था 2014 को। भविष्य में इसरो ये कुछ मिशन करने वाला है। गगनयान आगामी मिशन होंगे हमारे 2023 में। आदित्य L1 के लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि 23, लेकिन वो 24 तक ही हो पाएगा। तो इस तरह से ये इसरो के भविष्य का मिशन है। और भी मिशन है जिनको मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, ये आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिशन चंद्रयान की। इसमें जो 1 लाइनर फैक्ट है वो इतने सारे क्वेश्चन के रूप में आते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहीं से आजकल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिशन चंद्रयान से। चंद्रयान की यदि बात करें हम, तो 2 चंद्रयान हुए हैं अभी तक, है ना। इसरो ने 2 चंद्रयानों को दरअसल में किया है। सबसे पहला कौन सा किया है आप खुद देखिए, सबसे पहले हुआ है चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 की यदि हम बात करते हैं, तो चंद्रयान 1 जो है वो कब हुआ, 22 अक्टूबर 2008। सही है क्या ये चीज? तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कितने करोड़ रुपए का खर्च आया है, देख लीजिए अच्छे से, 386। यहां लगभग लगभग 3 गुना खर्च आ गया, ठीक है। हालांकि दोनों ही बहुत कम है, हॉलीवुड मूवियां इससे ज्यादा में बनती हैं।
अगर हम बात करें कि चंद्रयान 1 में कितना पेलोड ले जाया गया था, पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ लगभग चंद्रयान 2 में हम लगभग 4 टन पेलोड ले गए, लगभग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हमने रॉकेट यहाँ यूज किया है GSLV मार्क 3। ये इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान इसी वजह से बना कि अभी तक इसरो ने सबसे मैक्सिमम पेलोड लगभग 4 टन चंद्रयान 2 में ही ले जाकर यूज किया। और ये जो है चंद्रयान 1 में हमने PSLV C11, जो कि PSLV का एक टाइप है, PSLV एक्सेल का एक टाइप है, ये आपको मैं मीन्स में अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। उसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था इसलिए। तो भागर कभी मैं बात करूं कि भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब हुआ, 2008 में। चंद्रयान 1 ने कितने दिनों तक चंद्रमा के चक्कर लगाए, लगभग 312 दिन। और चंद्रमा की सतह पे हमको किस चीज के साक्ष्य मिले थे, पानी के साक्ष्य मिले थे, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अच्छा, अब जब भी कभी भी चंद्रमा पर जिस देश ने भी मिशन किया था तो हमेशा वो नॉर्थ पोल पर ही मिशन था, और चंद्रमा के साउथ पोल पर छाया है। जहां छाया है वहां पानी मिलने के प्रमाण 101% है। तो इसलिए हमने चंद्रयान 2 जो मिशन किया था, उस मिशन में हमको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, क्योंकि वहां छाया ज्यादा है, और जहां छाया ज्यादा है वहीं पर पानी की मौजूदगी का पता मिल सकता है। तो इसलिए हमने चंद्रयान 2 किया, और चंद्रयान 2 करने वाला दुनिया का पहला कंट्री हम बने। मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं, साउथ पोल में हम सबसे पहले उतरे। इससे पहले जितने भी मिशन चंद्रमा पर हुए हैं सब नॉर्थ पोल में हुए हैं, हम साउथ पोल में मिशन करने वाले पहले कंट्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके इनसे संबंधित जो फुल फ्लैश ऑन डिटेल है, अब जरा हम देखते हैं। तो जिसमें से मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, कुछ चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आप खुद ही देखिए कि क्या कहना चाह रहे हैं अपन। सबसे पहले भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब हुआ, ये डेट आपको याद रखना है। हालांकि ये डेट आपको याद हो गई होगी, लेकिन खतरनाक क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा पर पहुंचा कब, अच्छे से देख लीजिए। यहां पर है अक्टूबर, यहां भी है अक्टूबर, लेकिन 5 दिन बाद। ठीक, अच्छा, कौन सा प्रक्षेपण यान लिया था हमने, PSLV C11 प्रक्षेपण यान लिया था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 में कौन सा प्रक्षेपण यान था। अच्छा, कहां से प्रक्षेपण हुआ, तो कोई भी प्रक्षेपण यान इस लॉन्च पैड के बिना थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ना। कोई भी सैटेलाइट, कोई भी स्पेस प्रोब यहीं से छोड़ा जाएगा। अच्छा, चेयरमैन कौन है जब 2008 में चंद्रयान 1 मिशन हमने किया, वही व्यक्ति जिसको अगाध अंतरिक्ष का पिता कहते हैं। अगर माधवन नायर नहीं होते तो हम कभी भी दूसरे ग्रहों पर इतने अभियान की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहला वो व्यक्ति जिसने डीप स्पेस से रिलेटेड मिशनों को कहने के लिए इंडिया को और इसरो को प्रमोट किया। मिशन का खर्च कितना आया था, 380। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला चंद्रमा पर मिशन किसने किया था, USSR, लूना नाम है इसका, है ना, मतलब लूना मिशन बोलते हैं। 1959 में सोवियत संघ ने सबसे पहले चंद्रमा पर मिशन किया था, और 1969 में USA ने मिशन किया था, जिसको आप जानते हो अपोलो 11 यान की मदद से किया था USA ने। 3 एस्ट्रोनॉट गए थे, कौन कौन थे वो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा ना, पहला भी वही रखेंगे तो दूसरा भी वही रखेंगे। अच्छा, 2008 में, अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 2008 में जो मिशन किया इंडिया ने चंद्रमा पर, इस तरह से हमसे पहले कितने देशों ने मिशन कर लिया चंद्रमा पर, 67 देशों ने, हम 68वां थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा, मिशन का प्रकार क्या था? मिशन का प्रकार ये था, ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि हमको चंद्रमा के चारों ओर, मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा के चारों ओर घूम घूम कर चंद्रमा की सतह पर क्या है इसका पता लगाना था। तो जब घूम घूम कर हम पता लगाकर इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उसे ऑर्बिटर कहते हैं। तो चंद्रमा को लूनर बोलते हैं और ऑर्बिटर मतलब घूम घूम कर पता लगाना, तो लूनर ऑर्बिटर। क्या उपलब्धि का पता लगाया इसने? जल की उपलब्धि। मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा की सतह पर वाटर नहीं मिला, लेकिन जल की उपस्थिति के प्रमाण मिले। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि ऐसा करने वाला छठवां देश कौन बना है, मतलब जो पहुंचा और जिसने इंफॉर्मेशन ली, तो हम 6th नंबर पर बने, है ना, ऐसा। अब चीन ने भी अपना मिशन कब किया पहली बार चंद्रमा पर? 2018 में। तो इस तरह से जो मेन इंडिया से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं ये आपको जरूर याद रखने चाहिए, ये आपके काम बहुत आएंगे। अब मिशन मंगलयान की बात करते हैं। 2000 रुपए के नोट पे जो फोटो है वो इसी मिशन का फोटो है ना। अच्छा, तो जो चीज मैंने आपको समझाई कि 2000 के नोट पर जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये मिशन ऑफ मार्स उपलब्धि के रूप में है, और इसी को एक मूवी के रूप में बताया गया है जिसको कहते हैं मिशन मंगलम। शायद आपने देखी होगी मूवी, अक्षय कुमार और विद्या बालन ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी उसमें, और ये बॉलीवुड की पहली स्पेस मूवी है ना, इंडिया की मतलब बॉलीवुड की पहली स्पेस मूवी है ये मिशन मंगलयान। अब मंगलयान से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप जरा उनको देख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको इससे संबंधित चीजों के लिए। तो मैं सबसे पहले, मिशन कब हुआ है आप खुद देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। 5 नवंबर 2000, 5 नवंबर 2013 भाई, है ना। ये देखिए 5 नवंबर 2013। कौन सा प्रक्षेपण यान? तो PSLV-C11 चंद्रयान 1 में था, PSLV-C25 इसमें। तो ये हो गया PSLV-C25, देख लीजिए अच्छे से। छोड़ेंगे कहाँ? हमेशा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश SDSC से ही छोड़ते हैं हम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहुंचा कब है, अच्छे से देख ले, 24 सितंबर 2014, 5 नवंबर 2013 को चला है और 2014 को ये पहुंचा है। भारत के लिए कामयाबी क्यों है ये? क्योंकि एशिया का पहला हम ऐसा कंट्री हैं और दुनिया में पहला ऐसा कंट्री हम जिसने अपने पहले ही प्रयास में सीधे मंगल की कक्षा में स्पेस प्रोब को, या जिसको आप सैटेलाइट बोलते हो, स्थापित कर दिया था। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल आपको याद रखना है, वही व्यक्ति जिसकी वजह से डीप स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुए इंडिया में, डॉक्टर माधवन नायर। एक हॉलीवुड मूवी इससे ज्यादा में बनती है, दुगना तिगना 1000 करोड़ रुपए लग जाता है। इसरो ने 450 करोड़ रुपए। अगर आप मूवी देखेंगे यदि, है ना, मिशन ऑफ मार्स जो मूवी थी इस बॉलीवुड वाली, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो हमने 450 करोड़ रुपए जो जुटाए थे इसरो के साइंटिस्टों ने, ये चंद्रयान सेकंड में खर्च होने थे। तो चंद्रयान सेकंड जो था वो 2019, मतलब लॉन्ग टाइम पे होना था, डिले था, इसलिए उस पैसे को हमने इधर इन्वेस्ट कर लिया था, इधर यूज कर लिया था। मतलब मंगल की जो फतेह हासिल हुई है वो चंद्रयान 2 के रुपयों के बलिदान से हुई है, हम ऐसा बोल सकते हैं। चंद्रयान 2 में जो पैसे दिए जाने थे उसको हमने पहले, जो कि चंद्रयान 2 पोस्टपोन था, इसलिए हमने मिशन ऑफ मार्स में वो इनपुट ले लिया। इस तरह से विश्व का पहला फर्स्ट मार्स मिशन हमने किया, है ना, पहले ही प्रयास में हम सक्सेसफुल हो गए। उपलब्धि बात करें तो दक्षता का प्रदर्शन, इसमें जो मेन चीज है ध्यान रखिएगा, जो मेरे को आपको बताना था, ये पता लगाना था कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है, मार्स पर लाइफ है कि नहीं है, और इस बात का हमने पता लगा भी लिया। हमने पता लगाया ये कि मंगल पर, मार्स पर वाटर नहीं है, वाटर नहीं तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं तो प्राणवायु नहीं, प्राणवायु नहीं तो हम नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, मिशन ऑफ मार्स में हमने ये पता लगाया कि मार्स के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाइक में है। क्यों? मीथेन बहुत ज़्यादा है, और मीथेन के बहुत ज़्यादा होने से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि लाइफ सस्टेन ही नहीं हो सकती, लगभग लगभग 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम मेन पॉइंट।
अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मूवी यदि आपने देखी होगी, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो हैं वो आजकल पूछे जाते हैं, जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेगा कि मिशन ऑफ मार्स जो किया, उसमें आप देख लीजिए ये कैरेक्टर फिल्म के हैं और ये मतलब ये रील हैं, वो रियल हैं, ठीक है। तो इसमें जो अक्षय कुमार हैं वो प्रोजेक्ट के चीफ थे, अरुणन का कैरेक्टर प्ले किया था। एक सीनियर वैज्ञानिक है इसरो में, प्रोफेसर अरुणन, उन्हीं का दरअसल में कैरेक्टर प्ले किया था आपने ये। अब अगर मैं पूछूं कि विद्या बालन कौन है, तो विद्या बालन जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इस चीज की, इसी ऑपरेशन की, मिशन ऑफ मार्स की। इनका नाम है नंदिनी हरिनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए नंदिनी हरिनाथ, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और इसरो का अभी तक कोई भी डायरेक्टर कोई लेडी नहीं बनी है, तो उम्मीद ऐसी है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको इनके दावेदारी जरूर मिले। और अगर ये नहीं बनेंगी तो इसी सेगमेंट में लास्ट में है जिनको स्पेस गर्ल कहते हैं, टी के अनुराधा। तो तापसी पन्नू ने जिनका कैरेक्टर प्ले किया था वो है टी के अनुराधा, और टी के अनुराधा इसकी डायरेक्टर है ना। मतलब जब आप इन कैरेक्टर्स को देखेंगे मूवी में तब आप पाएंगे कि इनका वेटेज क्या था। जैसे सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर जो है, सोनाक्षी सिन्हा ने जिनका कैरेक्टर निभाया उनका नाम है रितु करिखल। और रितु करिखल जो है, याद रखिएगा, इनको रॉकेट वुमेन कहते हैं। सबसे पहले RH-75, सॉरी RH-75 तो विक्रम साराभाई ने बनाया था, इसलिए रॉकेट मैन कहते हैं। RH-100, RH-200 रॉकेट बनाए थे आप। और एक और छूट गई, नित्या मेनन, है ना, इसमें उनका नाम नहीं है, इसरो का हिस्सा थी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो सैटेलाइट डिजाइन किया था वो दरअसल में नित्या मेनन ने ही किया था। तो इस तरह से इसरो की जो मेन साइंटिस्ट थी मोमिता दत्ता, उनका कैरेक्टर निभाया था नित्या मेनन ने। तो ये थोड़ी से दो नाम आपको याद रखने, नंदिनी हरिनाथ याद रखिएगा, और टी के अनुराधा, स्पेस गर्ल बोलते हैं इनको, ये चीज जरूर। और आने वाले समय में मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये इसरो के चेयरमैनशिप में कोई ना कोई एक हमको देखने को जरूर मिलेगी। और जिस दिन भी ऐसा होगा ये इसरो के लिए बड़ा माइलस्टोन होगा, और महिला जाति के लिए ये बड़े गौरव का पल होगा कि इसरो के इस मुकाम पर भी निश्चित रूप में, या इसरो की उपलब्धियों के पीछे इन लेडीज़ों के बलिदानों को या इनके घरों के कार्यों को, फिर उसके बाद में इनकी प्रोफेशनल लाइफ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि लेडीज़ को जितना घर पर तवज्जो देनी होती है उतनी ही तवज्जो, उतने ही एफर्ट के साथ उनको अपने कामों पे देनी होती है ना। नहीं तो सीधे कंपेयर शुरू हो जाता है कि आप तो झाड़ू पोछा करने वाले कौम हो, या आप तो सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रहने वाली कौम हो। लेकिन जब जब ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, जब जब ऐसी चीजें हम देखते हैं, तो निश्चित रूप में हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है, सीना जो है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि इसरो को बढ़ाने में केवल जेंट्स की भूमिका नहीं, कहीं ना कहीं लेडीज की भूमिका थी। और इस पूरे मिशन में तो लेडीज ही लेडीजें थी, इसलिए इसका नाम तो मॉम पड़ा था, मिशन ऑफ मार्स। मतलब इस तरह से लेडीज जो हैं उनके पास में कितना खतरनाक पावर है कि सारी लेडीज ने पहली बार इसरो के इस मिशन के लिए मिलकर कोशिश की, तो पहले ही वार में हम, पहले ही प्रयास में हम मंगल के चारों ओर सैटेलाइट को स्थापित करने में सक्षम हो पाए। दिस इज द रियल पावर ऑफ वुमेन। ओके, इसके बाद हम चलते हैं मिशन चंद्रयान-2। मिशन चंद्रयान-2 मीन्स में भी पूछा गया था, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो चंद्रयान-2 मिशन में हमारा जो मेन मकसद था कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर वाटर की प्रेजेंस का पता लगाना, ऐसा हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, आगे देखते हैं। सबसे पहले जो रॉकेट लिया था हमने, नाम है उसका GSLV Mark 3, इसको इसरो का बाहुबली कहते हैं। इसी के टिप में हमको तीन चीजें रखनी थी। सबसे पहली चीज जो रखनी थी वो ये रखनी थी, ऑर्बिटर। ये ऑर्बिटर, इसी को मंगल के चारों ओर, माफी चाहता हूं, मंगल कह रहा हूं, इसी को चंद्रमा के चारों ओर घूम घूम कर इंफॉर्मेशन कैप्चर करना था सरफेस की और भेजना था। तो इसने तो बराबर अपना काम किया, लेकिन साउथ पोल पर इनको उतरना था, लैंडर को उतरना था। लैंडर जो है उसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर हमने रखा है, और इसी लैंडर के इस दरवाजे में से, इस डोर में से इसको निकलना था। मतलब मून के साउथ पोल पर जब उतर जाता कौन, लैंडर, तो लैंडर के अंदर से निकलता रोवर, और रोवर जब चंद्रमा की सरफेस पे चलता तो हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती। तो इसलिए रोवर जो 6 पहियों वाला एक यंत्र था, इसका नाम प्रज्ञान हमने रखा था।
तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलिए बताइए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, अच्छे से देखिए, चंद्रमा के इधर उतरना था, ज्यादातर देश इधर ही उतरते थे, इधर इधर इधर, हम साउथ पोल में उतरते वाले पहले देश बने। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मिशन करने वाला कंट्री हम किस डेट को करी, 22 जुलाई 2019 को करी थी। उसके पहले 15 जुलाई 2019 को, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में थोड़ी सी टेक्निकल खराबी आ गई थी। यही जो हमने ये रॉकेट लिया था, जो आप देख रहे हैं, ये हैवी लॉन्चिंग व्हीकल, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो जिस वजह से थोड़ा सा डिले किया हमने, और 15 जुलाई को नहीं कर पाके हमने क्या किया, इसको 22 जुलाई को। किस प्रक्षेपण यान से सबसे भारी पेलोड ले गए? जीएसएलवी मार्क 3 जो चंद्रयान 2 में हमने यूज किया, इसलिए इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट भी इसी को कहते हैं, जीएसएलवी मार्क 3 को, और इसरो का बाहुबली भी इसको कहते हैं। लॉन्च कहां से करेंगे, हर किसी को पता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में, वहीं से लॉन्च करेंगे। अच्छा, इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा जब ये मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था तो के सिवन फूट फूट कर रोए थे, उनको छुपाने के लिए मोदी जी आए। क्यों? क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो डायरेक्ट पीएम के अंडर गवर्नेंस में काम करती है, याद रखिएगा, इसीलिए छुपाने आए थे, अदरवाइज कोई और भी आ सकता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था? एम वनीता रितु करिखल, और लास्ट में आपको नाम दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों निर्देशक जयपुर के थे। अच्छा, इसमें एक नाम मैंने छुपा लिया है, आपको मुझे बताना है जब भी मैं आपको मिलूं कभी भी, है ना, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर कर दीजिएगा। मून मैन किसे कहते हैं? जैसे सैटेलाइट मैन किसे कहते हैं? उडुपी रामचंद्र राव को भी कहते हैं सैटेलाइट मैन, सतीश धवन को भी सैटेलाइट मैन कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, रॉकेट मैन किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को। रॉकेट वुमेन किसको कहते हैं? रितु करिखल को। ये रितु करिखल वही जो इसमें डायरेक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सैटेलाइट मैन तो पता चल गया, सैटेलाइट वुमेन किसको कहते हैं? टीके अनुराधा को कहते हैं। मिसाइल मैन किसको कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। मिसाइल वुमेन किसको कहते हैं? निश्चित रूप में मिसाइल वुमेन अग्निपुत्री टेसी थॉमस, जिन्होंने अग्नि 4 या 5 बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो इस तरह से आपको मैन वुमेन पता चल रहा है। आप बताएंगे कि मून मैन किसे कहते हैं, ठीक है? और जब आप मून मैन का नाम पाएंगे तो पाएंगे कि चंद्रयान 1 में भी वो मीन था, चंद्रयान 2 में भी वो मीन था। और इस तरह से मिशन का खर्च 960 करोड़, ये आपको याद रखना है। सिर्फ ऑर्बिटर ही सक्सेसफुल रहा, मिशन का प्रकार ऑर्बिटर, और लैंडर जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो अब अगर कोई पूछे आपसे कि चंद्रयान 2 के 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं? ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है। ये ऑर्बिटर, इसको चारों ओर घूमना था, इसने अपना काम बराबर किया, इसलिए 50% ये सक्सेसफुल मिशन काउंट करते हैं। लेकिन लैंडर साउथ पोल पर लैंड नहीं हो पाया, 2.1 किलोमीटर बस लेफ्ट था और रास्ता भटक गया, और लैंडर के रास्ता भटकने से उसके अंदर का रोवर भी रास्ता भटक गया, और फिर रोवर कभी भी मून की सरफेस पे नहीं चल पाया और हमको नॉलेज नहीं मिला। तो इस तरह से प्रज्ञान का नाम है, मतलब माफी चाहता हूँ, रोवर जो है उसका नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था। अब लैंडर का नाम विक्रम क्यों है? डॉक्टर विक्रम साराभाई चाहते थे, जब उन्होंने 1969 में इसरो बना तो 1969 में ही अपोलो 11 यूएसए ने मिशन किया था, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे थे। तब इसरो का स्टेटमेंट था डॉक्टर विक्रम साराभाई का कि हम भी भविष्य में कभी मून पर अपने कदम लैंड करेंगे। तो जब पहला चंद्रयान 1 हुआ तो उसमें तो सिर्फ वो ऑर्बिटर मिशन था, मतलब घूम घूम कर इंफॉर्मेशन देना। लैंडर ही पहली बार इंडियन साइड से लैंड होता, तो इसलिए हमने लैंडर का नाम विक्रम रखा था कि उनकी आत्मा अगर हो तो इस स्टेटमेंट को सुन ले कि जो आपने बोला था वो इसरो के लोगों ने, या जिन्होंने, जिसने इसरो को बनाया था, अगर उनकी दिली तमन्ना थी कि इसरो ऐसा करता, तो उन्हीं के सम्मान में 2019 में 1969 में तमन्ना थी और 1929 में हम ऐसा करते, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया और लैंडर लैंड नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ एक बता दूं, जो रोवर है याद रखिएगा, जिसका नाम प्रज्ञान था, इसमें एआई टेक्नोलॉजी डाली गई थी, मतलब स्वयं बुद्धिमत्ता से कार्य करने वाली एक मशीन थी
कि यदि मान लो चंद्रमा की सरफेस पे चलता, कोई चट्टान आ जाती तो खुद से पीछे हो जाता, दाएं चलता बाएं चलता, मतलब खुद की इंटेलिजेंसी से ये चल सकता था। तो चंद्रयान सेकंड में एक विषय वस्तु जिसमें एआई टेक्नोलॉजी इनपुट की गई थी, द नेम इज प्रज्ञान रोवर। तो यहाँ पे याद रखें। कहने का सीधा सा मतलब था कि इसरो और उससे रिलेटेड जो मेजर सेंटर थे, इसरो के जो अचीवमेंट थे, उनको हमने बहुत अच्छे से देख लिया। आपको कभी भी यदि क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न से आएगा, लेकिन अगर करंट में कोई चीज चल रही होगी तो आपको करंट में इसरो के अचीवमेंट थोड़ी से पढ़ने पड़ेंगे। मैं बीच बीच में उनके बारे में आपको बताता भी रहूंगा। तो इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी का ये जो सेगमेंट है ना, इसरो और हेड ऑफिस और उसका इम्पोर्टेंस, ये होता है खत्म। मिलेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।